यूपी ट्रिपल एस सी पैट का ये हमारा तीसरा टेस्ट है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये घटना चक्र की टॉस सीरीज़ का टेस्ट है। इसमें काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर को और प्लस जीएस को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक भी जिसने हमारे दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लिंक शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है इसमें, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? यानी कि पूर्व क्षेत्र में भारत की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है? तो ये म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। तो ये सीमा जो म्यांमार से लगती है और ये जो है इधर बीच में है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो कितने हैं? 9 राज्य और 8 राज्य और एक जो है यूटी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा यूटी जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसका जो है लोक नृत्य नहीं है? तो ये डांगी जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ये जो है गणित विषय पर नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का सदस्य नहीं है, कौन सा इसमें आसियान का सदस्य नहीं है? तो चाइना जो है आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस का के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर है? ये जो है मदुरई को जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक की समाप्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो ये देखिए, अगर स्थगन हो जाएगा तो लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है, विघटन हो जाएगा तब बैठक समाप्त हो जाती है, अगर सत्रावसान हो जाता तब बैठक समाप्त हो जाती है, यानी इनके सबके द्वारा बैठक समाप्त की जाती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, तो किसने शुरू हुआ था? ये हुआ था 1991 में, लेकिन ये हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव करने के लिए ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि से संबंधित है, यानी कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रथम हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था, तो मेनली टारगेट किया जाएगा उन क्षेत्र को। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट मतलब निर्गत किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं? तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश डैश का एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये जो है परिक्षेपीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश डैश होती है? तो कौन सी अस्थि होती है? ये स्टेपीज होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें मिलान करना है। तो देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए ये जो है वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल है। वहीं पर अगर बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का नाम क्या है? इसका नाम है आपका टोकेफेरॉल। वहीं विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम ये एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का ये है कोलिकैल्सिफेरॉल। तो इसके हिसाब से पहला आंसर आ जाता है आपका। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होती है? तो ये होती है कॉपर, टीन और जिंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो इसमें क्या होता है? इसमें जो बेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का 1 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डीपीएसपी से। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी की बात करें अभी 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, मतलब कौन सी सूची में आती है वो? तो इस सूची में आती है समवर्ती सूची, और ये कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जय हिंद नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस टाइम पे अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? तो इसका आरंभ किया था दांडी से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद जो इसमें सबसे पुराना है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इसको अपनाया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट चलते हैं, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के डैश डैश में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बिहार में हुआ था। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट, एक तरफ भवन है, दूसरी तरफ निर्माण करता है, तो इनका मिलान करना है। तो सुल्तानगढ़ की हम बात करें तो ये किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश द्वारा। वहीं पर बात करें हम लाल महल की, तो इसका निर्माण कराया था बलबन द्वारा। जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मस्जिद जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था ना, तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। डी का दूसरा हो गया। बाकी क्या बचा हमारे? ये बचा जमात खाना मस्जिद, ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी खिजर खां द्वारा। तो इसके हिसाब से आंसर आता है सी। नेक्स्ट चलते हैं, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इस ढाल पर आपने देखा होगा यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, और इधर को जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र है पूर्वी ढलानों पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये हमारा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा है। नेक्स्ट है, किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली गेटवे के रूप में भी जाना जाता है? तो ये दर्रा है बनिहाल दर्रा। 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है कजाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है, ये भारतीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दे रखी है। तो आप सभी जानते हैं कि असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, तेलंगाना की हैदराबाद है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो इसमें अगर एक भी बता तो आपको इजीली कर सकते थे आप। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। उसके बाद में मोरक्को क्या है? रबात है। देख लेते हैं इनमें कौन सा पकड़ा है, कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जर्मनी की तो बर्लिन है आपको पता है, और चिली की सेंटियागो हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 41 42 है इसमें। ये देखिए पैसेज पढ़ना है, पहले तो बहुत ही केयरफुली पैसेज पढ़ना, उसके बाद में इसके आंसर देने हैं। तो ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड मैन एंड वुमेन्स रूल्स बिकम मोर sharply defined than its time in history. In earlier centuries, it had been usual for women to work alongside husband and brothers in the family business. Living over the shops made it easier for women to help out while serving customers or keeping accounts while also attending to their domestic duties. देखिए यहाँ से एक मिल जाएगा, ड्यूरिंग विच पीरियड मैन एंड वुमेन रूल्स बिकम मोर शार्पली डिफाइंड। तो स्टार्टिंग में आपने देखा ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड, तो यहाँ पे विक्टोरियन पीरियड इसका आंसर है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है, इन विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं, एज द 19th सेंचुरी प्रोग्रेस्ड मैन इंक्रीजिंगली कम्यूटेड टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। ये पूछ लिएगा नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 19th सेंचुरी, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड कन्फ्यूजन। इसका सिनोनिम बताना है, तो उसको सिनोनिम क्या हो गया? ये कमोशन जो इसका सिनोनिम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिसियल का एंटोनियम बताना है, तो क्रिसियल का एंटोनियम क्या हो गया? तो इसका जो आर्किपेलागो हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अनिल अनल शब्द जो है युग्म का सही अर्थ क्या होगा? देखिए आप जानते होंगे कि अनिल का क्या मतलब होता है? अनिल का मतलब होता है हवा,
और अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है आग, तो हवा और आग। नेक्स्ट चलते हैं, वाक्यांश का एक शब्द बताना है इसमें से। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। निम्नलिखित में से अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? इसका जो निलय अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तिमिर हो गया, तमिष्ठ हो गया, ध्वांत हो गया, अंधकार के पर्यायवाची हैं। कौन सा विलोम जो है सही ये जो है मैच नहीं करता है इसमें? कौन सा कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता है? बाकी कुस्मिति का ये कंटकित हो जाएगा, बिरह का बिलन हो जाता है, घन का तरल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सावन भरे न भादो सूखे, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? सदा, इसका क्या है? सदा एक सी दशा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसको सोल्व कर लेना आप बोर्डमास नियम से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 22.1। ऐसे ही नेक्स्ट को सोल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसका मान क्या आएगा? तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसका मान आ जाएगा ए 17। नेक्स्ट है 54 का, हमारे देखिए जीएस का करा रहे, मैं मैथ का आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं। इसका 54 का आंसर क्या है? 54 का आंसर है 48। 55 का आंसर है बी। 56 देख सकते हैं ऐसे ही, 56 का आंसर भी बी है। 57 का आंसर है सी। 58 का आंसर है डी। 59 का आंसर है इसमें डी। 60 का आंसर है इसमें सी। 61 का देख लेते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था, ये बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 126वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो ये मिशन शुभारंभ किया था? तो ये शुभारंभ किया था ये शहडोल से। नेक्स्ट है, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है इसमें? तो बताना था, तो कौन है? तमिलनाडु इसमें ये शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पार्क स्थापित किया जा रहा है ये नोएडा में। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है? तो इसके लिए 200 यूनिट तक ये उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट है, 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की जा रही है? तो कहाँ पे की गई है? ये शुरू की गई है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में, मतलब होगा ग्रेटर नोएडा में। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा सूरत में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो खिताब जीता है ये राउत ने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है इसराइल से। अभी इसराइल के साथ में युद्ध भी चल रहा है फिलिस्तीन का। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पैराग्राफ दे रखा है। अब इससे जो क्वेश्चन पढ़ने हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मतलब लगाने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, ये भी एक तरीका दूसरा करने का कि निम्नलिखित में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ हुई है? तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके आंसर देने हैं। तो पढ़ते हैं, भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से चली जाती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं, एक तो लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सदस्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के बेअदतन प्रयोग का पहलू जो जुड़ गया। अनरॉल्ड और लॉन्सलाउट ने इसी रूप में लिया। हर्डन ने 1772 में,
एडलंग ने 1783 में, हमबोल्ट ने 1827 में और ग्रिम ने 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। अब ये यहीं पूछ रहा था, तो किस किस ने बताया? देखिए जिसका नाम आया था ना उसका नाम यहाँ से जो काट देंगे। तो किस किस ने बताया था? देखिए इसमें हमबोल्ट का नाम भी है, हमबोल्ट भी है, ग्रिम भी है, एडलॉन्ग भी है और हर्डर भी है। तो कौन नहीं है इसमें? देखिए हर्डर भी है, ग्रिम भी है, हमबोल्ट भी है, अर्नोल्ड इसमें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अब दोबारा पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। तो ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा है कि व्याकरणीय लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रुगमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। तो इसका हमने पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती आ रही है? तो अभी देखिए स्टार्टिंग में देखा हमने, भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है और भारत परिप्रेक्ष्य में ये पाणिनि से लेकर ग्रीक में अरस्तु से चली आ रही। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा पाणिनि। तीसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा, ये बताया गया है कि ब्रुगमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ये ब्रुगमैन। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग याक्षरिक मानते थे? तो फिर आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए ये चलते चलते ब्लूमफील्ड तक आई और उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग याक्षरिक होता है, कि उसे ब्लूमफील्ड ने। तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ब्लूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या होता है? तो ये इसमें इसका पढ़ते हैं, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को। किसको? तो इसमें इसका आंसर आ गया अर्थ को सबसे ऊपर रखा गया है। तो 75 का आंसर आ गया आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं, एक नेक्स्ट और पैसेज है, वनों की सबसे सामान्य। देखिए एक तो ये तरीका कि आप पहले पैसेज को पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एक बार क्वेश्चन देख लो कि पूछा क्या गया है उसमें, ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लिया आपने, उसके बाद आप जो है पैसेज को पढ़ें, फिर इजीली आप जो है आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो इसको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लो एक बार, उसके बाद में टिक कर लेना। अदरवाइज हम पढ़ सकते हैं इसको, इजीली निकाल सकते हैं, बट आपको आंसर बता देते हैं। तो 76 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि बी, वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर ना बनने देना। दूसरा 77 का आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बी, गढ़वाल हिमालय। 78 का आंसर है ए, यानी कि ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। 79 का आंसर है इसका सी, क्योंकि यह आग बरसा से तुरंत बुझ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 80 का आंसर है, वनों के संरक्षण की एक और बड़ी समस्या है क्या? इसकी समस्या है दावानल, यानी कि जंगल की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 से 85 तक। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर तालिका दी हुई है, 81 से 85 तक अध्ययन करना है उसको, उसके हिसाब से आंसर देने हैं। तो 2020 की पहली छमाही के दौरान एक कंपनी द्वारा ये मास्क का उत्पादन किया गया है। देखिए सर्जिकल मास्क, ये प्रकार कौन से मास्क है? सर्जिकल हो गया, N95, FFP1, और ये सक्रियत कार्बन, कपड़े और स्पंज और कुल। तो ये महीने दे रखे हैं और यहाँ पे ये अलग अलग आइटम दे रखे हैं। तो इनके हिसाब से बताना है क्या कि सक्रिय मास्क के मामले में किन 2 महीनों में उत्पादन बराबर रहा है। तो देखिए ये अब हम ये बात कर रहे हैं सक्रिय कार्बन के बारे में। तो कौन कौन से महीने उसमें जो रहा है बराबर? तो देखिए अप्रैल में कितना रहा? 250 रहा है, और जून में भी 250 रहा है। तो अप्रैल और जून इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अप्रैल महीने में सर्जिकल एवं जून महीने में FFP1 मास्क के उत्पादन का अनुपात कितना है? तो देखिए अप्रैल महीने में किसका देखना है? सर्जिकल का देखना है। सर्जिकल है ये, तो अप्रैल महीने में कितना हो गया? ये हो गया 250। अगर FFP1 की बात करें तो FFP1 के महीने की बात कौन सी कर रहा है? जून की बात कर रहा है। तो FFP1 का जून का कितना है? ये 150 है। तो इनका रेशियो कर देंगे हम, 0 से 0 गया, तो 5 से इसको काट देंगे, तो 5:3 इसका आ जाएगा। 82 का आंसर है 5:3। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए सभी महीनों में सर्जिकल मास्क का उत्पादन होगा कितना होगा? देखिए सभी महीनों में सर्जिकल मास्क जोड़ देने हैं, सर्जिकल मास्क जो है ये जोड़ देने हैं सभी महीनों में, ठीक है। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 1430। इसको आप सबको ऐड कर लेना, 250, 250, 180, 400, 200 और 150।
नेक्स्ट चलते हैं, सितंबर माह में उत्पादित सभी मास का औसत कितना है। तो सितंबर माह में देखना है। तो देखिए ये सितंबर माह के सबको ऐड कर देना है और ये 6 से डिवाइड कर देना है उसको, तो औसत निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 84 का आंसर आपका आएगा 228 मिलियन। नेक्स्ट चलते हैं, अप्रैल माह में उत्पादित कुल मास का जून माह में उत्पादित कुल मास अनुपात बता देना है। इसका भी सेम तरीके से कर लेंगे, दोनों का देखेंगे। अप्रैल माह में उत्पादित कुल मास देख लेने और जून माह में जो टोटल मतलब मास के, तो उनका रेशियो कितना आएगा। तो इसका रेशियो आ जाएगा आपका 125 रेशियो 134। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसी तरीके से इसको भी सोल्व करना है। यहाँ पे क्रिकेटर दे रखे हैं और यहाँ पे बर्ड्स दे रखे हैं। क्रिकेटर द्वारा बनाए गए शतक की संख्या देखनी है। तो ए ने 2021 में शतक बनाया 1, 2020 में कोई शतक नहीं, 2019 में 2, 2018 में 1, 2017 में 1। उसी तरीके से बी का देखना, सी का देखना, डी का देखना, ए का देखना है। अब चलिए देखते हैं, उल्लेखित वर्षों में किन 2 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए शतकों की कुल संख्या समान है। तो किन किन की समान है, तो देखिए इन्होंने, इसने कितने बनाए, 1 और 2 3 4 5, तो इसने 5 बनाए हैं। इसने बी ने कितने बनाए, बी ने बनाए 4, और सी ने कितने बनाए, सी ने बनाए 2, डी ने कितने बताए, डी ने बताए 3, और इसने शतक बनाए ई ने 3। तो डी का और ई के शतक जो बराबर हैं, यानी 3 हैं, तो इनके डी और ई आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, खिलाड़ी ए द्वारा वर्ष 2021 में बनाए गए शतकों की संख्या का खिलाड़ी डी द्वारा 2020 में बनाए गए शतकों की संख्या का अनुपात बताना। देखिए पहले तो देख लो, एक खिलाड़ी क्या कौन से वर्ष की पूछ रहा, 2021 के, तो उसने बनाया 1, ए ने 2021 में कितना बनाया, 1 बनाया। और फिर बात कर रहा है डी ने 2020 में कितने बनाए, डी द्वारा 2020 में 1 बनाया, तो इनका 1:1 आंसर आ जाता है। तो इसका क्या हुआ, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं, बी आंसर है इसका 1:1। वर्ष 2019 में खिलाड़ी ए द्वारा बनाए गए शतकों की संख्या, तो वर्ष 2019 में 19 में कितने बनाए, 2 बनाए इसमें, ए ने 19 में 2 बनाए थे। वहीं पे वर्ष और ई द्वारा 2021 में बनाए गए शतकों की संख्या का परसेंट कितना है। तो ई द्वारा कितने बनाए गए शतक, कौन से में, 2021 में। ई द्वारा 2021 में 1 शतक बनाया गया है, तो कितना अनुपात है इसका, क्या पूछा इसका, कितने परसेंट अधिक है। तो ये जो है ये 100% अधिक है, क्योंकि 2 बनाए उसने और उसने ये 1 बनाया है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी ए द्वारा बनाए गए शतकों की कुल संख्या का खिलाड़ी सी द्वारा बनाए गए शतकों की कुल संख्या से अनुपात है। तो इस तरीके से अनुपात देख लेना है इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी देख लेना है इसी तरीके से, तो 90 का आंसर आ जाएगा आपका ए और सी। अब देखिए इसमें वृत्त में दी गई 7 विभिन्न कंपनियां बिक्री को दर्शाती हैं। इन 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2160 रुपये है। 2160 में जो भी है, एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए PRS की कुल बिक्री जो है QTU की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो इनको तीनों को जोड़ लो, P को, R को और S को, और दूसरी साइड में Q को, T को और U को जोड़ दो। उसके बाद देख लो कि कितना बिक्री जो इसमें कम है। तो इसका 91 का आंसर आ जाएगा आपका, 91 का आंसर आ जाएगा डी। बी की कुल बिक्री Q की कुल बिक्री के अनुपात कितनी है। वी की कुल बिक्री देखिए 50 डिग्री है, और दूसरी क्या पूछ रहा है, Q की कुल बिक्री से अनुपात मतलब ज्ञात करना है। तो Q की कितनी है, Q की 150 है, तो 1:3 आ जाता है इसका आंसर, क्योंकि एक तरफ 50 है दूसरी तरफ 150 है, तो 1:3। 92 का आंसर आपका आया था 1:3। ऐसे 93 का देख लेंगे कि P, Q और S की कुल बिक्री क्या है। देखिए P का कितना है यहाँ पे, P का है 26 डिग्री, प्लस Q का कितना है, Q का 150 है। उसके बाद में S का कितना है, S का 70 है, तो इसको ऐड कर लेंगे, ये 6 आ गया और ये हमारा 14 आ जाएगा, और ये मतलब 146 ये आ जाता है। सॉरी ये 246 आएगा, टोटल कितना है 246। अब ये 246 डिग्री को हमें किससे निकालना है, इससे निकालना है 2160 इंटू 246/360। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। 93 का आंसर क्या आएगा, 1476 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेना है सी, 94 का आंसर क्या आएगा, 94 सोल्व कर सकते हैं, इसका सी आंसर आएगा। 95 का आंसर ये आएगा। बाकी इसी तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट चार्ट है, इसमें भी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें जो है
विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ये खेल की बात कर रहा है, नीचे खेल दे रहे हैं सबके, और ऊपर कुछ ऐसे आप जाओगे तो ऐसे ही छात्रों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी, 30 है, ये 20 है, ये 60 है, ये 20 है, ये 80 है और ये 10 है। तो इसी के हिसाब से आपको बता देना है कि रग्बी, हॉकी, बैडमिंटन और स्क्वाश खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या टेनिस और फुटबॉल खेलने वालों की औसत संख्या से कितनी % अधिक है। तो ये सबको ऐड कर लेंगे और प्लस में टेनिस और फुटबॉल के ऐड कर लेंगे और उसकी संख्या को बता देंगे कितने % है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका 96 का आंसर सी आ जाएगा। सभी खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो सबको ऐड कर देंगे हम, 30, 20, 60, 20, 80, 10। तो इसका टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 220। नेक्स्ट चलते हैं, रग्बी खेलने वाले छात्रों की संख्या का हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या तो अनुपात कितना है। तो हम जानते हैं कि रग्बी कितने खेलते हैं, 30 खेलते हैं, और ये हॉकी खेलने वाले कितने, हॉकी खेलते हैं 60। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ जाएगा। 98 का आंसर आपका 1:2 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देख लेते हैं, टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या, टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या देख लेते हैं कितनी है। तो टेनिस 20 छात्र खेलते हैं और स्क्वाश खेलने वाले छात्रों की संख्या का कितना % है। तो ये कितने खेलते हैं, ये 10 खेलते हैं। तो इसका कितना % हुआ, तो ये जो है 200% हुआ क्योंकि डबल है। नेक्स्ट चलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कौन से 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है। तो इसको ऐड कर लेंगे। फुटबॉल खेलने वाले देख लेते हैं पहले कुल कितने हैं। ये फुटबॉल खेलने वाले 80 हैं। अब ये देख लेंगे 80 किसका आ रहा है, एक 80, एक तो 60 + 20 इसका 80 आ जाएगा, बाकी किसी का 80 नहीं आने का। टेनिस और हॉकी का 80 आ रहा है, तो इसका टेनिस और हॉकी का 80 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने तीसरा टेस्ट कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम 10 के 10 टेस्ट जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये एक रिवीजन मतलब क्लासेस हो रही है, क्योंकि आपने अगर करंट अफेयर अच्छे से नहीं पढ़ा अभी भी, या आप चलते चलते देखना चाहते हैं कुछ सीरीज, तो ये मतलब टो की एक अच्छी सीरीज है घटना चक्र की, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये अभी देखिए टाइम कम है, आप इतना कर लें, जो आपने पढ़ा उसको कर लें। उसके बाद में हम जो भी आपका मेंस होगा, मेंस को हम बहुत अच्छे से तरीके के साथ में कराएंगे। उसके साथ में जो भी कैंडिडेट RO ARO के लिए एलिजिबल है, तो RO ARO का फॉर्म भरते हैं, अच्छी वैकेंसी आई है, उसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। उसकी हमने जो है करंट अफेयर की सारी क्लासेस करा दी हैं, हिंदी की क्लासेस करा दी है हमने, 6 के 6 टॉपिक करा दिए हैं उसमें, और साथ में हमने जो है GS की भी क्लासेस करा रहे हैं उसकी साथ के साथ ही। बाकी इंपॉर्टेंट बैच चलाने वाले इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो, तो उसके लिए आप जो है अभी भी ये हमारे चैनल को ज्वाइन करें, GS विद हिंदू गुरु को, और टेलीग्राम चैनल को भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है, ओके बाय।